हिंदू हो, ऐसा करके उसने उनके एक यहाँ पे सर पे गोली मार दी, यहाँ पे एक गोली मार दी और सीने में एक गोली मार दी। उनकी आँख बाहर आ गई थी और पूरा ब्लड नीचे हो गया था। टेररिस्ट जो आए थे हमारे सामने, वो प्योर हिंदी में बात कर रहे थे, तो हम लोगों को पता चला कि ये कश्मीरी नहीं है। जब उसने इन लोगों को मारा ना, तो हम लोगों ने उसको बोला, वो टेररिस्ट को, हमको क्यों रखा है? तो वो बोला कि आप लोग मोदी को जाके बताओ। उसने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आप मोदी को जाके बताओ, मोदी को जाके बताओ। मेरे पति पहले हिमाचल जाके आए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़्यादा गर्मी की परेशानियाँ मुझे ज़्यादा होती है, तो उनको मैं बोल रही थी कि आप खुद जाके आए हिमाचल और बर्फ़ देख के आए, तो हम लोग आपने हमें नहीं लेके गए, मुझे और मेरी बेटी असवरी को। तो फिर मैं उनसे झगड़ा कर रही थी, तो उन्होंने 1-1.5 साल में हमारा कश्मीर में जाने का प्लान बनाया था, यानी कि हम लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ था, पर बाद में उन्होंने बताया। पर 1 साल से मेरे पति कश्मीर की ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। उन्होंने सेविंग्स किया था और बेटी की शादी करवानी थी, तो अगले साल हमारी बेटी की शादी करवानी थी। तो वो बोल रहे थे कि अभी बेटी की शादी हो जाने के बाद वो हम लोगों के साथ घूमने नहीं आ सकती, वो अपने पति के साथ जाएगी, तो उसके लिए ये लास्ट वाला बड़ा सरप्राइज़ वाला ट्रिप रहेगा। तो फिर उन्होंने 1 साल तक वो जो इंटीरियर का काम करते थे, छोटा मोटा इंटीरियर का काम करते थे, तो उन्होंने पैसे बचाकर ये ट्रिप प्लान किया। तो मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे ये कश्मीर को जाने को देखने का है। तो इन्होंने बोला था कि वहाँ पर ठंड है, बर्फ़ है, और यहाँ पर अपने यहाँ तो इतना ज़्यादा धूप थी, समर का सीज़न था। तो फिर मेरी तैयारियाँ चल रही थी, मैं अपनी कभी बहन के साथ या फिर अलग अलग मैंने 1 पीस वगैरह लिए थे, मेरे लिए अलग से कपड़े लिए थे कि जैसे कि मैं वहाँ पर वो बर्फ़ में शूटिंग करूँगी। मेरी बेटी ने और मैंने वो जो गणपटे आंटी हैं, उन्होंने, हम दोनों तीनों ने एक जैसी कलर की साड़ियाँ ली थी कि हम लोग बर्फ़ में शूटिंग करेंगे, वहाँ पर कश्मीर में जा सोनमर्ग गुलमर्ग में करेंगे। तो वो तैयारी की थी। और खाने के लिए तो अंकल तो खाने के बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरे पति जो है वो बहुत खाने के शौकीन, इतने उनको अलग अलग किस्म का खाना बहुत अच्छा लगता। तो मैंने उनके लिए ये अपना तीखा वाला पूरी रहता है वो लिया था, और दूसरा तो मैंने चिवड़ा बना के दिया था, चकली, और उनके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लिए थे। जो खाने का लिया था सामान वो 5 किलो का था, इतना ज़्यादा मैंने बना के दिया था खाने का सामान। और कपड़े भी हम लोगों ने तीनों ने इतने खरीदी किया था, बहुत सारा शॉपिंग भी किया था हम लोगों ने कि अलग अलग पहनेंगे, अलग अलग ये वो शिकारे में बैठेंगे तो कौन सा ड्रेस पहना है, और पहलगाम में जाएंगे, बैसरन वैली में कैसी शूटिंग करना है, और बेताब मुझे तो ज़्यादा देखने का था वो ट्यूलिप गार्डन, जो मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि वो असवरी को बोल रही थी कि ना मम्मी अगर फूल देखेगी ना तो पागल ही हो जाएगी। तो मम्मी को तो फूल ज़्यादा, पेड़ पौधे और फूल ज़्यादा पसंद है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी देखेंगी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो ट्यूलिप गार्डन के लिए उनका चल रहा था कि हम लोग जल्दी से बुकिंग करें, क्योंकि बारिश की वजह से वो थोड़ा ख़राब होते जा रहा था। इन्होंने 19 तारीख का रात को 12:30 बजे का फ़्लाइट के टिकट्स बुक किए पुणे से दिल्ली, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे। पर 19 तारीख को रात को 12:30 बजे का फ़्लाइट था हमारा। तो उस दिन अंकल के मेरे पति के बहुत ज़्यादा काम था उनका दिन भर में, तो वो रात को 10:30 बजे आ गए यहाँ पे, और हम लोगों को एयरपोर्ट पहुँचना था। तो मेरा झगड़ा हो रहा था कि आपकी वजह से अगर हमारी फ़्लाइट मिस हो गई ना तो हम लोग फ़्लाइट में बैठने के लिए नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो फिर वो बोले नहीं मैं तुमको बिठा के ही रखूँगा।
तो फिर हम लोग गए वहाँ पे एयरपोर्ट में, चेकिंग वगैरह की। तो हम लोगों को ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटेड थी मैं कि प्लेन कैसे रहता है, कैसे बैठना है, क्या करना है, अगर मुझे डर लगा तो, ये सब मैं सोच रही थी। अंकल देख रहे थे, यानी कि मेरे पति मुझको देख रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना, एक्साइटेड हो रही हो, घबरा रही हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, पहली बार ही जा रही हूँ प्लेन से, तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, मुझे कहीं थोड़ा वॉमिटिंग ना हो जाए। और उसके बाद हम लोग पहुँचे तकरीबन 12:30-1 बजे जम्मू में। जम्मू में पहुँचने के बाद हमने जो ड्राइवर बुक किया था, तो वो हमें को वहाँ पर मिल गया, वो स्टेशन से बाहर आने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन के यहाँ पे। तो फिर उसने पूरा हमारा पैकिंग करवाया। तो तब भी हमको पता चला वहाँ जाने के बाद, अंकल शांत थे, तो हम लोग बोले कि हमको कब जाना है, कब जाना है। तो वो ड्राइवर से उनसे एक साइड में लेकर वो बात कर रहे थे मेरे पति की, इन क्या हुआ है। तो वो कुछ भी बोले नहीं, तो बोले कि लैंडस्लाइड हो गया है। तो हमारा जो जम्मू से लेकर कश्मीर का जाने का जो हमेशा लोग जो यूज़ करते हैं, वो रास्ता पूरा बंद हो गया। तो वहाँ पर पूरा रास्ता ही नीचे गिर गया है, तो हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने बोला कि तो फिर ठीक है, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं। तो मेरे पति बोले कि हम लोग थोड़ी ना भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम लोग वह वो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो बोले तुमको तकलीफ़ होगा चढ़ने के लिए। तो फिर हमने वो ट्रिप वैष्णो देवी कैंसिल किया। तो हमने वो ड्राइवर से पूछा कि ये सब कब सॉल्व होगा, ये लैंडस्लाइड का? तो वो बोला कि 2 दिन तो जाएगी। तो फिर हम लोग उस रात जम्मू में ही रहे। और फिर एक उनके ही वो टूरिस्ट का फ़ोन आया कि वो जो ट्रैवल वाला था, उनका ओनर, जो ट्रैवल से हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला कि एक और रास्ता है जिससे आप लोग पहलगाम जा सकते। तो इन्होंने हमको बताया नहीं तीनों को कि हम लोगों को कितने घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को ये पता नहीं था कि आप पहलगाम भी जाएंगे? हाँ, ये नहीं पता था हम लोग पहलगाम के लिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तो मैंने बोला कि कितना देर लगेगा हम लोगों को? तो बोले 4-5 घंटे लगेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, 4-5 घंटे गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग। जो रास्ता था पूरा, तो हम लोग जब ना उसके हर एक गांव के नेम प्लेट्स देख रहे थे ना, तो हम लोगों को ना डर लग रहा था। एक तो वो रास्ता था अच्छा, पर ना आगे जाने के बाद हम लोग, वो क्या बोलते, पीर की गली, वहाँ तक पहुँचने के लिए 3-4 पास आ जाते हैं। तो वो हमारा जो ड्राइवर था, उसका नाम मिराज, हाँ, वो हमको लेके गया वो रास्ते से। उसने नहीं बताया था कि हम लोग कौन से रास्ते से जा रहे, क्योंकि वो पूरा रास्ता पहलगाम आने तक वो पूरा रिस्की रास्ता है। वहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट को नहीं भेजते वहाँ पर। हाँ, तो वो हम लोग शुरू किए ना, तो एक जगह पर सुबह 8 बजे हम लोगों ने, एक स्टॉल था वहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी। पर तब तक अंकल को और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गए थे, क्योंकि पूरा घाट एरिया था और बहुत दूर था। तो हम लोगों का ट्रैवलिंग 4 घंटे का हो गया था। तो फिर हम लोग चाय पिए, ये गनबोटे की वाइफ और मेरी बेटी, ऐसे तीनों चाय पिए। हम लोग सिर्फ टहल रहे थे। तो वहाँ पर बाहर हम वो जहाँ पर स्टॉल थे ना, तो वो बाहर हम लोग देख रहे थे ना, तो इतना ब्यूटी था वहाँ पे, बहुत सारे पेड़, बहुत नज़ारा भी बहुत अच्छा था। तो मैं इनको बोल रही थी कि कितना सुंदर दिख रहा है। वो बोले इससे ज़्यादा 1000 के ऊपर पट के वो तुम्हें ज़्यादा ब्यूटी दिखेगा वहाँ पर, तुम जाओगी पहलगाम में। तो फिर हमने बोला कि हम लोग पहलगाम जा रहे हैं क्या? तो वो बोले कि हाँ, ये पहलगाम में जाएगा रास्ता पहले। तो हमने बोला कि श्रीनगर के लिए, तो बोले श्रीनगर नहीं जाएंगे, हम पहले पहलगाम में जाएंगे। तब मुझे पता। हाँ, आपका प्लान क्या क्या था कि क्या क्या करना है? पहले तो हमारा श्रीनगर था, क्योंकि वो ट्यूलिप गार्डन देखना था। और पहलगाम हमारा लास्ट में था, पर 3 दिन का लेट हो गया हमको, तो 1 ही दिन का हमारा बचा था पहलगाम का। यानी कि तो उन्होंने रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। जो लास्ट में था वो हमारा फर्स्ट पे आ गया। फिर वो 3 दिन के बाद हम लोग फिर श्रीनगर में जाने वाले थे।
एक तो इतना खतरनाक पूरा पहाड़ी एरिया, जहाँ पे इतना डस्ट और पूरा रास्ता खराब। तो वो ड्राइवर जो था वो बहुत ज़्यादा चुप बैठा था। तो और वो जो गणपति अंकल है वो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। फिर एक जैसे कि वो पीर की गली आ गई, उसके पहले ही हमको बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे थे। तो हम लोग मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं उनको बोल रही थी कि अरे ये देखो वो देखो, तो वो बोले थे कि तुम ही देख लो। तो मैंने वो वीडियो शूटिंग किया गाड़ी में से, और मैं देख रही थी कि कैसा बर्फ़ दिखता है, कैसे पहाड़ दिखते हैं। एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक जगह पे दिख रहा है, फिर छोटा और बढ़ रहा है। तो ऐसे मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हो गए थे, और वो गणपति वहिनी भी बहुत खुश हो गए थे। और गणपति अंकल बोल रहे थे, इनको बोल रहे थे, अरे संध्या देख देख बर्फ़ दिख रहा है, देख देख यहाँ से पहाड़ी पर दिख रहा है। तो वो बोल रहे थे कि भाई और बहुत ज़्यादा देखना है हम लोगों को। तो ऐसे बढ़ करके हम ऐसे ही गाने सुनते, वो मिराज ने गाने लगाए थे तो हम लोग सुन रहे थे, और मैं शूटिंग कर रही थी। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी ये दोनों तीनों बहुत बड़बड़ करे, मेरे जो मैंने जो वीडियोस बनाए उनकी आवाज़ आ रही, तो बाद में मुझको वो डिलीट करके गाने डाल देना उसमें। 21 तारीख को हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर हम लोग साथ में बैठ गए, और हमने सोचा कि आज का दिन पूरा आराम करेंगे रात भर। और फिर मेरे पति वो गणपति जी को बोल रहे थे कि भाई कल से हमारी ट्रिप शुरू, 10 दिन हम मैं मेरी बेटी को बोल रही थी कि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर था, जॉब का प्रेशर था। वो उसको बबड़ू बोलते हैं ना प्यार से। तो वो बोले कि बबड़ू अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, और पूरा 10 दिन ट्रिप को एंजॉय करना है बस। हम लोग रात को वो होटल के रूम्स इतने बढ़िया थे कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर हम सो के सुबह उठे तो उन्होंने बोला कि 9 बजे तक का नाश्ता रहता है। तो हम लोग पहले पूरा तैयार वगैरह होके नाश्ता किए। फिर हम लोगों ने वो गणपति जी का जो रूम था वहाँ उन्होंने गैलरी खोला ना, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में पहुँचे। नीचे में ऐसा झरना था, पहाड़ी पर बर्फ़ दिख रहा था, और पूरे वो पाइन ट्रीज थे, और इतना ग्रीनरी। मेरा तो एकदम ऐसा माइंड फ्रेश हो रहा था। पर पता नहीं मुझे कि इतना सारा ब्यूटी देखकर भी मुझे ना ऐसा ऐसा क्यों एकदम इतना जो बोलते हैं ना हम खुश होते अंदर से, वो क्यों नहीं हो रहा था मुझे नहीं मालूम। पर मुझे अच्छा लग रहा था सब। मैं देख रही थी, फ़ोटोज़ निकाल रही थी। हम लोगों ने फिर नीचे गए, नाश्ता किया उधर, और फिर हमारा पैकिंग करके इन्होंने वो होटल वाले लड़के थे उनको 100 रुपये दे दिए खुश होकर। तो मैं बोल रही थी कि क्यों इतना, वो बोले कि वो बहुत काम करते हैं तो उनको पैसे देने चाहिए हम लोगों को। तो फिर उन्होंने पैसे देकर हमारा ट्रैवल शुरू हो गया बैसरन वैली को। मुझे नहीं मालूम था कि बैसरन वैली जाना है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बेताब वैली जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बचपन से था कि वो बेताब मूवी देखा था मैंने, तो वही देखना है। तो ये बैसरन वैली का मेरे दिमाग में नहीं था। फिर हम लोग ट्रैवल गाड़ी में बैठे, अच्छे से मूड में थे। बहुत सारे वो होटल के साइड में भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले थे। हम लोग मेरी मम्मी और बहन को मैंने वीडियो कॉल किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत खुश है। मैं उनको बोल रही थी कि देखो कितना सुंदर है, आप भी आ जाओ करके। फिर हम लोगों ने वो वीडियो कॉल किया था, तब बज गए थे तकरीबन 10:30 बज गए थे, 10:30 11 हो गए होंगे। मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया। फिर उसके बाद से हम लोग वो गाड़ी से, ऐसा झरना था और रास्ता था पूरा, वहाँ पर एक बोर्ड लगा था आई लव पहलगाम करके। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ पर खड़े रहकर फ़ोटो निकालेंगे। तो मिराज को मैंने बोला था कि मेरा भैया हमको यहाँ पर फ़ोटोज़ निकालने हैं। तो बोले कि ऐसा करो दीदी, आप ऐसा करो पहले जाके आओ ऊपर, फिर मैं 10 दिन आपको बहुत घुमाने वाला हूँ, कि आपको मैं इतना घुमाऊँगा कि आप लोग मुझे याद करेंगे ज़िंदगी भर कि मिराज ने कितना अच्छा अच्छा हमको घुमाया। तो उस वक्त वो भी बोल रहा था कि हम लोगों को वो कावा चाय पीनी थी, और ये गणपति अंकल उनको कुछ तो मीट का खाना था उनके पास, वो जो कुछ मिलता है। तो वो बोल रहा था कि मिराज की हम लोग वो ट्रैवल में हम बात कर रहे थे कि मैं आपको मेरे घर लेके जाऊंगा और मेरे परिवार वालों से पिलाऊंगा, उन्हीं के हाथ से चाय पिलाऊंगा, और आपको वो खिलाऊंगा भी।
तो ऐसे बातें कर करके हम लोग वो जो स्पॉट रहता है, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं जो लोग, और वहाँ पर घोड़े रहते हैं। और दूसरा स्पॉट ऊपर ही ऐसा था कि जो बैसरिन वैली को जाता है, तो वो विराज ने पहले ही बताया था कि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो तुम लोग बार्गेनिंग करना, पूरा एकदम आधा ही बोल देना। तो फिर हम लोग गए, तो बहुत सारे घोड़े वाले थे, तो उनको बोला, तो उन्होंने 4,000 रुपये पर हेड बोला था। तो हम लोगों ने बोला कि भैया अभी 4,000 रुपये हम लोग अभी खर्च करेंगे एक पर, तो पूरा 10 दिन का ट्रिप है। तो ऐसे बार्गेनिंग कर करके हम 2,000 में आए, पर हेड 2,000 रुपये में आ गए। फिर जैसे ही हम घोड़े पर चढ़े, हम लोगों ने एक फ़ोटोग्राफ़र हमको मिला वहाँ पे, तो वो बोला कि ऐसे पेन ड्राइव में बाद में आपको फ़ोटोज़ दे दूँगा इतनी, एक फ़ोटो कॉपी का कुछ 100 रुपये बोल रहा था वो। तो फिर हमने बोला ठीक है। हमको ऐसा लगा कि वो 10, 12, 15 या कम से कम 25 फ़ोटो निकाल देगा। तो फिर हम लोग घोड़े पर बैठे सब 5 जन, फिर हम लोगों ने ये ट्रैवल शुरू किया बैसरन वैली का घोड़े के ऊपर से। पर घोड़ा पर जैसे ही बैठे हम लोग, तब हमको पता चला कि ये कोई आसान नहीं है घोड़े पर वो बैसरन वैली चढ़ना, क्योंकि वो पत्थर का हाइट इतना था ज़्यादा, और पूरा कीचड़ ही भरा था, क्योंकि 2 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी वहाँ पे भी। तो बारिश की वजह से पूरे एरिया में पानी आ रहा था वहाँ से ऊपर से नीचे तक, और पूरा कीचड़ भर गया था। तो वो घोड़े भी थोड़े से स्लिप हो रहे थे कि, तो फिर हम लोग, मैं और मेरी बेटी तो बहुत डर गए थे कि मुझे इस पर नहीं बैठना है, मैं चल कर आ जाऊँगी। पर ये मेरे पति बोले कि नहीं नहीं, तुमको बैठना है, और जो वो इंस्ट्रक्शन देगा तुम फॉलो करो। तो फिर हमारा ट्रैवल शुरू हो गया बैसरन वैली के लिए। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि ये बैसरन वैली है करके, मेरे दिमाग में वो बेताब वैली ही था। तो फिर ऐसे ही वो इतना, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि वो जो 1 घंटे का जो ऊपर चढ़ने का जर्नी था हमारा, वो इतना हॉरिबल था कि मैं सोच नहीं सकती। हम लोग ना अपनी जान मुट्ठी में लेकर बैठ गए थे कि कभी ये घोड़ा भी फिसल जाए ना तो हम मर गए। बैसरन वैली में जाने के वक्त पर भी हमको वो जो घोड़े वाला था उसने 3 स्पॉट दिखाए थे, हर एक स्पॉट के लिए हमारे फ़ोटोज़ निकाले थे। तो मेरे पास एक ऑरेंज कलर का स्टोल था मेरा, ऐसे पश्मीना टाइप ही था। तो वो फोटोग्राफ़र मुझे 1 बार 2 बार बोला कि दीदी ये स्टोल निकाल के रखिए। तो मैंने बोला मैं क्यों निकाल के रखूँ, क्योंकि मैंने तो जीन्स और टॉप पहना था, तो मुझे वो ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मुझे हमेशा दुपट्टा की आदत है। तो मैंने लिया था, तो मैंने बोला नहीं, मैंने निकाल के रखूँगी, मैं वैसे ही रखूँगी मेरा स्टोल। तो मैं 1 बार बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं निकाल सकती हूँ। तो फिर उसने छोड़ दिया, और वो बार बार मुझे बोल रहा था कि दीदी मैं वो बीच बीच में मराठी बात कर रहा था, 1-2 वर्ड ऐसे मराठी बोल रहा था। तो मुझे भी आती है मराठी, पर ना क्या, मैं एक बात बताती हूँ कि हम लोग जा रहे थे ना वो ट्रैवल करके, तो ना मेरे चेहरे पे तो ऐसे एक खुशी भी नहीं थी। वो हम लोग ना वो ट्रैवल की वजह से इतना डर गए थे कि मुझे ऐसा लग रहा कि जो स्पॉट पर हम लोग जा रहे हैं वो जल्दी से आ जाए और ये घोड़े से मैं उतर जाऊं। तो हम लोग 1 घंटे के बाद वो पहुँचे, तो वो घोड़े वाले ने हमको वो गेट के यहाँ पर उतार दिया, और वो गेट के यहाँ पे टिकट था, तो हम लोगों ने टिकट खरीद लिया। फिर अंदर गए हम लोग, तो हम देखते ही रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे साइड में स्टॉल्स थे, तो वो स्टॉल्स पे कोई मैगी खा रहा था, कोई चाय पी रहा था, और ये बड़ा वाला बलून था ग्राउंड में, तो उसमें बच्चे बैठ गए थे अंदर वो बड़े वाले बलून में, तो वो घूम रहे थे। और जो एक रोपवे जैसा था, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, वो जा रहे। तो मैंने उनको जाते ही बोला कि मुझे उसमें बैठना है, आप मुझे उसको में बिठाओ। और फिर गेट में जाने के बाद मैंने वीडियो शूटिंग करना शुरू कर दिया, और उसी वक्त मेरे पति भी शूटिंग कर रहे थे। तो एक ऐसा होता है ना कोइंसिडेंट, उनके वीडियो में मैं आई हूँ और मेरे वीडियो में वो है लास्ट वाली। तो मैंने पूरा वीडियो निकाल कर पूरा देख रहे थे, और फिर हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। तब तक गनबोटे अंकल और आंटी वो जस्ट
टेंट थे वहाँ पर, तो वहाँ वो एक आदमी उनके पीछे पड़ा था, नहीं वो फोटोग्राफर उनके फ़ोटोज़ निकाल रहा था अलग अलग पोज में। तो फिर वो टेंट वाला पीछे पड़ा था कि आप लोग ये कपड़े पहनकर, कॉस्ट्यूम पहनकर करो। तो हम लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हम वो कश्मीर में शिकारे में हम लोगों को वो फ़ोटो नहीं, क्या मालूम आपको वहाँ पर जाने का होगा या नहीं होगा, तो फिर पहन लो। तो उन दोनों ने पहना, तो कम से कम हमारा उसी वक्त ये सब करने में 1-1.5 घंटा गया। उन्होंने कहा, तो वो अंकल इनको बोल रहे थे कि अरे संध्या, क्या मालूम हमको आगे पहनने को नहीं मिलेगा, तो चल यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर ये अच्छा नज़ारा है। और ब्यूटी तो इतना था कि हम लोग वर्ड्स नहीं बोल सकते उसके लिए कि कितना ज़्यादा अपना कश्मीर, हम बोलते हैं ना स्वर्ग है, स्वर्ग है, वो स्विट्ज़रलैंड पॉइंट बोलते हैं उसको। तो वो सच में ही वैसा है अपना, कि पूरा ऐसा बड़ा वाला ग्राउंड है, उसमें लॉन जैसा पूरा ग्रीन ग्रास और पाइन ट्रीज, बीच में वो बर्फ़ का पहाड़। और यानी कि हम लोग ना कितना भी देखे ना मन नहीं भरे, इतना वो सुंदर स्पॉट था। तो अंकल, मेरे पति मुझे बोल रहे थे कि आप फ़ोटोज़ मत निकालो, अपने आँखों में देख लो। तो वो मेरी बेटी को बोल रहे थे, अगर तू मुझे स्विट्ज़रलैंड नहीं लेके गई ना, मुझे कोई दुख नहीं कि मैं स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाऊँगा, मेरे इंडिया में इससे स्विट्ज़रलैंड जैसा ही इतना ब्यूटी है, तो मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। गणपति अंकल और आंटी का फ़ोटोशूट हो गया था, और बाद में ये जो कॉस्ट्यूम वाला था वो हमारे पीछे पड़ा था कि तुम लोग तीनों कर लो करके, तुम्हारी फैमिली अच्छी है। और ये फ़ोटोग्राफ़र भी हमारे पीछे पड़ा था कि तुम लोग भी कर लो। क्या मालूम, मैं नहीं बोल रही थी कि हम लोग वहीं पर जाके करेंगे, तो यहाँ पर क्या है करने के लिए, तो वो भी नहीं बोल रहे थे। पर वो फ़ोटोग्राफ़र बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा था कि आप कर लो, मुझे फ़ोटोज़ निकालने हैं। तो फिर हम लोगों ने भी कॉस्ट्यूम पहना, और मेरी बेटी ने, मैंने और मेरे पति ने, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ निकाले। तो फिर वो उसने एक फैमिली फ़ोटो निकाला, तो वो बोल रहा था कि देखिए ये आपने दीवार पर लगा दीजिए, लॉन्ग लाइफ आपके लिए फ़ोटो फ्रेम का। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैंने बोला, भैया अच्छे फ़ोटोज़ निकालो, फ़ोटो दीवार पर लगानी है ना, ये लगानी हम लोग देखेंगे। ये तो मुझे अभी ये बात बताने के वक्त पर मुझे याद आया कि ये आपकी फैमिली, ये मेमोरीज़ में रह जाएगा, बहुत अच्छा मैंने निकाला है करके। तो हम लोगों ने वो फ़ोटोज़ निकाले, और उसने 500 फ़ोटो निकाले थे। तो हम लोगों ने बोला कि हमको इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, जो 50 फ़ोटोज़ है हम ले। तो फिर वो बोला कि वो आर्ग्यू कर रहा था कि आप लोगों ने फिर इतने क्यों निकालने के लिए बोला। मैंने बोला कि तू एक मिनट में एक क्लिक कर रहा है, तो इतने फ़ोटो ज़्यादा हो गए ही ना भैया, तो आप क्यों हमसे झगड़ा कर रहे हो। उसने 20,000 रुपये मांगा था फ़ोटोज़ का। तो फिर हम बोले कि इतना तो हम नहीं दे सकते। तो वो बोला कि नहीं देने तो आप फुकट में ले लो और फिर चले जाओ, मैं चला जाता हूँ, मुझे जाना है मुझे दूसरा कस्टमर ढूंढना है। तो हम लोगों ने उससे साथ बार्गेनिंग करके 5,000 में वो तय किए फ़ोटोज़ हमारे। तो उसने वो कॉपी हमको ये गणपति अंकल है ना, उनके मोबाइल में दे दिया पूरा। हाँ, जब हम लोग उसके साथ आर्ग्यू कर रहे थे कि 5,000 में हो गया, तो फिर वो उसने फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र किए, और वो जाने ही वाला था। वो 1 सेकंड के लिए खड़ा था, तब भी मुझे गोली शूट करने की आवाज़ आई। तो मैंने बोला कि भैया ये कैसी आवाज़ है। तो वो बोला कि शेर आता है ना, तो ऐसी गोली की आवाज़ आती है। तो मुझे ऐसे लगा, यानी कि मेरे दिमाग में ही नहीं था कि कोई टेररिस्ट होगा या फिर कोई पुलिस होगा या मिलिट्री का होगा। तो फिर हमने सोचा कि ये जंगल है, शायद शेर वगैरह या फिर कोई जंगली एनिमल हो सकता है कि जिसकी वजह से ये लोग अपना प्रोटेक्ट करने के लिए गोली चलाते होंगे। तो फिर ऐसा पूछते ही वो तो भाग गया, हमको पता ही नहीं चला। हम लोग सोच रहे थे कि चलो अपना बैग लेकर निकलते, तभी हमको चिल्लाने की आवाज़ आई, और जस्ट 5 मिनट के बाद 2-3 गोलियों की आवाज़ आई। तब हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, 5 जन, कि ये यहाँ पर कुछ वॉर या फिर अपने मिलिट्री भारत पाकिस्तान में जैसे होता रहता है, बार बार हमला होता रहता है, तो वो हुआ होगा। फिर 3 गोलियां सुनने के बाद हमको बहुत चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
नीचे ग्राउंड से लोग बहुत चिल्ला रहे थे। हम लोग टेंट के पास थे, 2 टेंट था, एक मेरे हम लोग जो खड़े थे वो एक टेंट था, और बस 500 मीटर की दूरी पर एक, 500 या 250 मीटर की दूरी पर एक टेंट था। तो हम यानी कि नज़दीक ही था, दिख रहा था हम लोगों को। तो वहाँ पर भी लोग ऐसे ही फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। तब तक तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है करके, पर जब बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी तब फिर हम लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो जो हमारे गणपति भाऊजी है वो बोले कि अरे संतोष, शायद मिलिट्री और वो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनमें ना वॉर चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नीचे सो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, ताकि अगर ऊपर में गोलियों का कुछ होगा तो हम लोगों को नहीं लगेगा, तब तक हमारी मिलिट्री हम लोगों को आएगी और सेफ रखेगी। ऐसा हम लोग बात कर रहे थे, पर हमको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। तभी सामने हमारी जो सामने वाला टेंट है, हमारा ध्यान उधर गया तो वो एक टेररिस्ट, एक आदमी पुलिस के कपड़े पहना था, उसने मास्क लगाया था, वो ऐसे बंदूक से कुछ लोगों को अलग कर रहा था टेंट से। तो वो ऐसे साइड में बैठे थे, तो वो अल्लाहू अकबर बोल रहे थे, और वो उसने क्या किया, उनको पीछे कर साइड में कर दिया था। और ये जो वो टेंट के सामने जो लोग बैठे थे उनको एकदम धड़ाधड़ से गोली मार दी। फिर हमको पता चला कि ये लोग मिलिट्री वाले नहीं हैं, ये पुलिस नहीं है। तो फिर हम लोग तभी बात कर रहे थे कि ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये हमको बचाने नहीं मारने आए हैं। तो फिर मेरी बेटी बोल रही थी कि पापा ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम लोगों को ये बचाने के लिए नहीं आ रहे, तो वो मारने के लिए आए हैं। तो फिर वो बोले कि बबड़ू डर मत, मैं हूँ करके। तो मैं उनका हाथ पकड़े थी, ऐसा क्या हो, हमको डर लग रहा है करके कि ये लोग हमको मारने आए हैं। तो फिर वो वहाँ से भाग के हमारे पास आया, सामने खड़ा रहा, उसने मेरे ऊपर गन डाल दी और मुझे बोला ए चल उठ। तब तक मैं मेरे स्वामी जी का और मेरे गुरुदत्त का नाम ले रही थी कि अभी हमारा सब खत्म हो गया। तो वो सामने गन डाले हुआ था, तो वो मुझे बोला चल उठ। तो फिर भी मैंने हिम्मत की और उसको पूछा कि भैया क्या हुआ, आप लोग हमको क्यों मार रहे। गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत गंदी गालियाँ दी उसने, माँ बहन के ऊपर से गालियाँ दे रहा था वो। और फिर उसने मेरे पति का, मैंने जो हाथ पकड़ा था, तो उनको बोला ये चल उठ चौधरी, उनके ऊपर गन डाल दिया और बोला कि चल उठ चौधरी। वो उनका जैकेट हाथ में था, वो साइड में गए और बोले कि क्या हुआ। वो बोले आप लोगों ने हमारा मज़हब ख़राब करके रखा, आप लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा, आप लोगों ने हमारा वीडियो वायरल करके रखा है कि हम आपके बच्चों को और औरतों को मारते हैं। हमने मारा? हम लोग बोले नहीं भैया, हमको नहीं मालूम, हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा आपका। तो बोले तुम लोग हिंदू हो, मुसलमान हो? तो ये बोले कि हम हिंदू हैं, अजान पढ़ो। तो वो बोले कि बोलो आप क्या पढ़ना है, अजान पढ़ो और ऐसे हिंदू हो ऐसा करके उसने उनके एक यहाँ पे सर पे गोली मार दी, यहाँ पे एक गोली मार दी और सीने में एक गोली मार दी। 3-4 गोलियाँ एकदम धार से मार दी। वो एकदम जोर से गिर गया और हम लोग देख रहे थे और हम लोग बोले थे कि भैया क्यों मार रहे, हमको क्यों मारे, आप मत मारो, हम लोगों को मत मारो। हम लोग उसको बहुत बार बोल रहे थे कि मत मारो। फिर वो वहाँ से आया, मेरी बेटी ऐसी मेरे साइड में थी, वो गनबटे हमारी तरफ मुंह करके ऐसे पेट के ऊपर सो पड़े थे। लात मारी, गंदी गालियाँ दी, चल उठ करके। वो उठे नहीं, उन्होंने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा रखा था। उन्होंने देखा कि अपने दोस्त को मार दिया है, तो उनको मालूम था कि वो अभी अपने पास आएगा। तुम सोचो कि अपनी मौत अपने पास ही आई। उसने लात मारे वो गनबटे को और पीछे से फटक करके 3 गोलियां मार दी। उनकी आँख बाहर आ गई थी और पूरा ब्लड नीचे हो गया था। और वो जो गनबटे आंटी थी, उनके पूरा पैंट ब्लड से भर गया था।
और फिर वो हमारे साइड में गया, जो एक ओल्ड कपल था, तो उनको कुछ नहीं किया। वो पीछे मेरी बेटी के पीछे छुप रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी मेरी बेटी को भी गोली लगेगी। और फिर उसके साइड में एक 30 साल की औरत थी और उसका पति था, उसको छुपा रहे। तो उसने वो औरत को धक्का मार दिया और वो इंसान को लात मार दिया। और इतनी जोर से, इतने गुस्से से, वो इतने गुस्से में थे, वो लड़का जो मारने आया था वो इतना गुस्से में था कि उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कितना गोलियां मार रहा है। उसने इतनी जोर से गोली मारी कि उसका पूरा ब्रेन बाहर आ गया था। और फिर वो पूरा टेंट पर खून खून में पड़ा था और वो फिर जंगल की तरफ भाग गया। और हम लोग जब वो भाग गया तो वो गनबटे जो है ना, वो सांसें ले रहे थे। तो उनको हम बोल रहे थे कि जोर से सांस लो आप। और मैं इनके पास जाने वाली थी, पर वो वहीं पर खड़ा था। वो किसी को हिलने भी नहीं दे रहा था। तो उनकी 3 सांसें जो है लास्ट वाली, जो हमने जोर जोर से वो 3 सांसें ली थी, और तीसरी सांस होने के बाद उनका आवाज़ बंद हो गया। हमको लगा कि वो बेहोश हो गए। फिर मैं उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास, इनके पास, मेरे पति के पास भाग के गए। उनको हिला रही थी, आहो उठा, श्वास गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए थे। फिर मैं उनको बहुत उठाने की कोशिश कर रही थी, हिला रही थी। गणपति जी को मारे थे ना, तो उनका पूरा वो सर पर मारे थे ना, तो वहाँ से खून पूरा निकल कर हम लोगों के बाजू में आया था। पहले तो उसके पापा का जो मारा था ना, तो वो खून एक साइड में, उसमें मेरी बेटी के जीन्स के एक साइड में वो था। और वो जो बैठी थी ना उनके सामने, तो वो जो खून ऊपर उड़ गया ना हमारे ऊपर, वो जो आँख उनकी बाहर आ गई, तो वो जो पूरा उसका जो स्किन रहता वो पूरा हम लोगों के तीनों के बदन पर उड़ गया था। और वो जो खून से पूरा खून ऐसा बह के आ गया था, ऐसा हम बोलते हैं ना पानी की तरह बह के आ गया था। तो वो जो वहीनी है हमारी गनबोटे वहीनी, उनका पूरा पैंट खून से भर गया था और आसावरी के ऊपर भी उनका खून गिर गया था। तो एक साइड में उनके पापा का खून था और एक साइड में वो अंकल, गनबोटे अंकल का खून था। मेरी बेटी ने, जब वो टेररिस्ट हमारे पास आ रहा था ना, तभी उसने हम दोनों की बिंदियाँ निकाल के रखी थी कि आई बिंदियाँ निकाल के रखो, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन है करके। पर वो क्या हुआ, उसने ऐसा पूछने के लिए कोई चांस ही नहीं मिला या बोलने के लिए कोई चांस नहीं मिला। वो सिर्फ पूछ रहा था हिंदू है मुस्लिम है। अगर हम लोग हिंदू है तो हम लोग बताएंगे ना कि हम लोग हिंदू है, और अगर मुस्लिम है तो वो जेंट्स को बोल रहा था कि कपड़े निकालो। ऐसे ग्राउंड में उन्होंने किया कि वो जो औरतें बता रही थी बाद में न्यूज़ में कि उन लोगों ने कपड़े निकालने के लिए बोला जेंट्स को कि आप लोग मुस्लिम हो। तो यानी कि मैं सोचती हूँ कि कितना वक्त था उन लोगों के पास, उन्होंने कितना सोच के रखा था कि ऊपर मिलिट्री नहीं आने वाली है जल्दी और हम लोग आराम से इन लोगों को मार सकते हैं। कितनी देर ये सब चला? हमारे पास, हम लोग जब उसको देख रहे थे ना, तो कम से कम 20 मिनट तक ये चल रहा था, 20 या पौना घंटा में चल रहा था। सब भाग रहे थे, ये सबको पूछ कर मार रहे थे, वो भाग कर आ रहे थे, सबको यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। आप लोगों ने हमारा मज़हब खराब करके रखा है, आपने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, आप हिंदू हो, ये 4-5 जो सेंटेंस है वो रिपीट कर रहे थे और मार रहे थे लोगों को। तो किसी ने झूठ बोला होगा कि हम लोग मुस्लिम हैं, तो उनको कपड़े निकालने के लिए बोल रहे थे, और वैसे भी मारे हैं उन लोगों ने कि कपड़े निकाल कर पता चलता है ना उन लोगों को, तो उन्होंने मारा। वो तो पूरा हिंदी में बात कर रहे थे। तो हम लोगों को ये पता चला कि ये कश्मीरी नहीं है, वो टेररिस्ट। हाँ, वो टेररिस्ट जो आए थे हमारे सामने, वो प्योर हिंदी में बात कर रहे थे। तो हम लोगों को पता चला कि ये कश्मीरी नहीं है, क्योंकि कश्मीरी लोग अपनी प्रॉपर जो भाषा है वो यूज़ करते हैं। तो वो जो गालियाँ दे रहा था वो उसका लैंग्वेज था, और वो इतना गुस्से में था कि हम लोग अगर कुछ ज़्यादा बात करें तो गोली से उड़ा देगा। उसको देखकर भी हम लोग डर गए थे। वो था 20-22 साल का लड़का, और उसका एक ऐसा कट गया था उसके एब्रोज में, और उसके कर्ली थे हेयर्स थोड़े कान के नीचे से, वो आया था। उसने हेडफोन्स लगाए थे
और वैसा मिलिट्री जैसा ड्रेस डाला था, एक पैंट उसका तकरीबन अपना बॉटल ग्रीन कलर रहता है ना उसके जैसा था, ग्रीन जैसा थोड़ा सा, और हाइट में मेरे हस्बैंड के जितना ही था, उल्टा मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा कम था। तो वो जब खड़े थे ना मेरे हस्बैंड, तो उसके सामने वो जस्ट आया था, तो मुझे वो दिखाई दिया था कि उसका हाइट थोड़ा कम है। और वो इतना गुस्से में था कि हम लोग उसको देखकर भी डर गए थे कि ये क्या बात कर रहा है। वो गुस्से में ही बात कर रहा था, और गुस्से में ही था। वो जब भाग के गया ना तभी भी वो गुस्से में ही था। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो गोलियों से मार रहा है लोगों को। बस लोग दिखे, हिंदू है बोला, फट 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 एकदम से। जब हमने बाद में मैं जो टेंट से नीचे ऊपर वहाँ से उठ रही थी ना, तो मैंने देखा कि साइड में बुलेट्स पड़े हुए थे बहुत सारे। ज़िंदगी में पहली बार मैंने वो बुलेट्स देखे थे कि ऐसे वो पीतल के बुलेट्स थे, इतने बड़े बड़े बुलेट्स थे वो। अगर मैं सोचती हूँ कि वो बुलेट्स एक भी लग जाए तो इंसान कैसे रह सकता है। सर में कैमरा था, किसी नहीं था, एक दो जन के सर पर कैमरा था। जो एक छोटा लड़का था शुभम नाम का, उसने जो टेररिस्ट को देखा उसने कैमरा लगा हुआ था, इसने भी कैमरा लगा हुआ था। तो दो तीन जनों के सर में था कैमरा, दो जन के नहीं था। वो टोटल हमको बाद में चला कि वो 4 जन थे। मैं आपसे भी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं पर पड़े हैं खून में, और वो सामने हैं। वो जो मेरे ऊपर जो उसने गन तानी थी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तो वो वहाँ से टेंट से निकल आने के बाद वो जो बोले ना कि हम लोग आपके औरतों को नहीं मारते, आपके बच्चों को, पर आने के बाद तो उसने पहले मुझ पर ही गन डाली। तो मैं तो औरत हूँ ना, तो उसने मुझको बोला कि तू चल उठ करके। अगर मैं उठती तो फिर वो मुझे गोली मार देता, या फिर शायद नहीं मारता। ये तो कन्फ्यूजन नहीं है, तो उनका क्या टेंडेंसी था मालूम नहीं, पर मैं वो शक्ल कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने कम से कम 15 मिनट था। तो मैं उसकी शक्ल अभी भी मेरे सामने ही हूँ। मैं जब भी किसी से भी बात करती हूँ, ये वो जो मेरे पति जो पड़े हुए हैं, वो गनबोटे जी पड़े हुए हैं, और वो टेररिस्ट, ये 3 शक्ल में वैसी वाली कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये होने के बाद 10-15 मिनट हमारा वहीं पर गया। तो फिर वो जो टेंट वाला जो कपड़े बेचता है वो आ गया। तो मेरी बेटी ने उनसे पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो वो बोला कि हमको भी नहीं मालूम, पहली बार ही हुआ है, आप लोग जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो वो फिर से आ जाएंगे, वो फिर से आ सकते हैं मारने के लिए। तो फिर मेरी बेटी ने हम लोगों को ऐसे हाथ से पकड़ा, मम्मी और काकू चलो आप लोग यहाँ से। आई और काकू बोलती है, वो आई चल इथून तर पप्पांना आपण मदत, यानी कि पापा के लिए कोई मदद लेकर आ सकते हैं। तो उसने भी हिलाया, तो मेरा मोबाइल पर वहाँ पर पड़ा था, तो मुझे नहीं मालूम था, उसने फ़ोटो निकाला, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था पूरा कि मैं वहाँ पर उसको देखूं। तो फिर वो गणपति का एक मोबाइल था, मैंने इनका बैग लिया और वॉलेट था वो हाथ में ले लिया, ताकि आधार कार्ड या फिर उनको कुछ दिखाने के लिए सब। और फिर हम वहाँ से उनको छोड़कर भाग कर आ गए। मेरा मन नहीं था कि उनको मैं वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड के सिवाय मेरी मम्मी के घर भी नहीं रही इतने सालों से, पर मुझे वहाँ पर उनको छोड़कर आना पड़ा। मैं कितने दिन तक अब खुद को गिल्टी फील कर रही थी कि मैं उनको छोड़कर क्यों आ गई वहाँ से। नहीं, जब उसने इन लोगों को मारा ना, तो हम लोगों ने उसको बोला, वो टेररिस्ट को, हमको क्यों रखा है। तो वो बोला कि आप लोग मोदी को जाके बताओ। उसने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आप मोदी को जाके बताओ, मोदी को जाके बताओ। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोगों ने भी बहुत हेट किया कि ये पॉलिटिशियन की वजह से हम लोगों को क्यों मारा। हम तो अपना एंजॉय करने आए थे, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग पैसे जमा करके आए थे, और ऐसा क्यों हो गया। उस वक्त उसने हम दोनों को खींच कर थोड़ी नीचे लेके गई, तो देखा हमने कि ऐसे ही बहुत सारे लोग पड़े थे, और पूरा एक तो नीचे उतरना ही था। हम गेट से ज़्यादा से ज़्यादा कितना
500 मीटर की दूरी पर होगी, उससे ज़्यादा होगा थोड़ा, क्योंकि बीच ग्राउंड में ही थे हम लोग। तो हम लोगों को ना भागने को भी नहीं आ रहा था। अभी 48-50 एज की महिलाएं कितना भाग सकती है ना। हम लोगों को वो खींच रही थी, वो आगे भाग रही थी। फिर हम लोग गेट के वहाँ पे आए तो हमने देखा कि एक इंसान को पूरा कपड़ा निकाला हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ था। पर उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि वो कोई मुस्लिम आदमी था। बाद में आपको पता चला कि वो कौन इंसान था जिसे पूरा कपड़ा उतारा था और क्यों उतारा था कपड़ा? हाँ, ये तो हमको जब बाद में न्यूज़ आ रहा था ना तो उसमें पता चला। पर तब उसके पहले तो ये जो स्टॉल्स थे ना वहाँ पर भी बहुत सारे लोग कुर्सी पर भी थे जो पड़े थे खून में, नीचे में पड़े थे। और वो जहाँ वहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ एक रूम है, वहाँ पर पड़े थे। ये जो इंसान की आप बात कर रही हैं जिसको कपड़ा उतारा हुआ था, ये कौन था पता चला बाद में? बाद में पता चला हमको कि वो आदिल नाम का लड़का था, एक जो फैमिली में उसके घर का एकलौता लड़का था। उन्होंने ये टेररिस्ट को प्रतिकार करने का कोशिश किया था कि उनकी गन पकड़ी थी कि आप लोग इनको क्यों मारे, ये हमारे मेहमान है करके। तो वो टेररिस्ट, वो तो खूंखार ही है, वो बोले कि तुमको इनसे पैसा चाहिए क्या, तो पैसा चाहिए क्या ऐसा बोलकर उसको इतना मारा था कि गोलियों से वो पूरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े नहीं थे बदन, वो पूरा खून में पड़ा था। और वो गेट के सामने ही था, गेट पर ही था। हमको उसको देखकर ही क्रॉस करके नीचे जाना पड़ा। तो बीच जा रहे थे हम लोग, तो जो जहाँ गेट के वहाँ पर नीचे में जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, पूरा इतना आधा पैर तक वहाँ पर कीचड़ भरा हुआ था। हम लोग वहीं से फिसल रहे थे, पर सब भाग रहे थे क्योंकि गोलियों की आवाज़ जंगल में से आ ही रही थी। मेरी बेटी ने, आशावरी ने, मुझे और वो गनबटे जो वहीनी है उनको खींच कर नीचे लेके गई। गेट के बाहर जाने का रास्ता जो है वहाँ पर भी लोग बहुत फिसल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था और हम लोग चल नहीं पा रहे थे, हमारे शूज़ भी बहुत फिसल रहे थे। तो हम लोग कैसे कैसे उतरे वहाँ से हमको नहीं मालूम। मैं 3 बार गिर गई मुंह के ऊपर और मेरा ये जो नी है उसको इंजरी हो गई थी, तो मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, मुझे चलने को नहीं आ रहा था। 1 बार नहीं 3 बार मैं उधर गई, वो पत्थर भी मुझे लगा था। और वहाँ से उसके जस्ट पहले एक औरत थी जो तकरीबन 60 साल की होगी, तो वो वॉमिटिंग कर रही थी ये सब देखकर। तो मेरी बेटी ने उसको वो स्टॉल्स के वहाँ पे गई ना, तो उसने बॉटल लाकर उसको पानी पिलाया, उसका मुंह धुलाया कि आप चलो हमारे साथ। पर वो रास्ता ही इतना ख़राब था और इतना डेंजर था कि हम लोग उतरे कहाँ से हमको पता ही नहीं चला था। पूरे बड़े बड़े पत्थर, जिसका एक पत्थर के ऊपर पैर रखे तो नीचे में हमको ऐसे बैठकर नीचे जाना पड़ रहा था। बीच रास्ते के जाने के बाद जो घोड़े वाला हमको वहाँ पे छोड़ के गया था, तब हमने पहले देखा कि एक भी घोड़े वाला वहाँ पर नहीं था। जब ये गोलियों की आवाज़ चली तो ये घोड़े लेकर तुरंत भाग गए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। मैं सोचती हूँ अगर उन लोगों ने कोऑपरेट किया होता, लोगों को लेकर गए होते तो कितने सारे लोग बच गए होते, पर ये तो भाग गए थे। फिर हमने देखा कि बीच रास्ते में जाने के बाद बहुत सारे लोग घोड़े लेकर आ रहे थे और उसी वक्त यानी कि तब गोलियों की आवाज़ रुक गई थी। पर हम लोग डर गए थे कि वो पीछे से आएंगे, पीछे से मारेंगे। वो घोड़े वाले ने मुझे मालूम ही नहीं मैं कैसे बैठी हूँ घोड़े के ऊपर, मेरी बेटी को, वो गनबटे आंटी को, और मैं घोड़े पर बैठी। पर उसने पूछा हम लोगों को कि आपके साथ वो जो 2 थे वो कहाँ गए। तो हमने बोला कि भैया उन लोगों को गोलियों से मारा। तो उसने सर पर हाथ लगा दिया कि ऐसा कैसे हो गया करके। तो फिर वो बोला चलो यहाँ से। तो हम लोग नीचे उतरने के लिए शुरू कर दिए। वो बोल रहा था कि ऐसे करो वैसे करो। हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो वो रास्ता इतना गंदा, वो घोड़ा कैसे चल रहा है और पीछे से कोई मार देगा गोली, तो ये डर में ही हम जा रहे थे। और तब तक तो हम एक बूंद पानी का भी नहीं था हमारे उसमें। तो नीचे जा रहे थे, तभी 2 मिलिट्री वाले मुझे
नहीं, एक मिलिट्री वाला मुझे दिख गया, तो मैं उनको पूछी, तो पहले तो हमें लगा कि वो भी टेररिस्ट ही है, क्योंकि पहले ऊपर जो टेररिस्ट थे वो भी तो पुलिस के पहराव में ही आए थे, तो हमको ऐसे लगा कि ये भी वही है। तो फिर वो बोले, वहीं से बोले कि हम लोग मिलिट्री वाले हैं। थोड़ा ही दूर थे तब मिलिट्री दिख रही थी हम लोगों को, कि वहाँ से यानी कि 100 मीटर का या 200 मीटर का रास्ता रह गया होगा, तब भी हमको मिलिट्री वाले दिख रहे थे। वो काले ड्रेस में थे, शायद वो दूसरे थे। अपने मिलिट्री वाले तो ग्रीन कलर के ड्रेस में रहते, ये काले ड्रेस में थे, का ब्लैक कमांडोस या फिर कोई और होगा, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। तो वो उनको मैंने बोला, ऐसे गुस्सा किया उनके ऊपर। तो हमारे साथ दूसरी एक फैमिली भी थी जो मुंबई में रहने वाली थी, तो उनको जो खाली घोड़ा था उसके ऊपर मैंने बिठाने के लिए बोला, तो वो घोड़े वाला नहीं बोल रहा था। तो मैंने बोला, हमने पैसे दिए ना इसके, हम लोग पैसे देने वाले इसके, तो आप उसको बिठाओ करके। पर वो बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि थोड़ा सा उनका पैरालाइज का था प्रॉब्लम। तो फिर उनको वो जो बड़े बच्चे थे उनके साथ, उन्होंने ऐसे झोली बनाकर उसमें बिठाकर उसको उनको नीचे लेकर जाना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे में मिलिट्री ने गोलियों की आवाज़ सुनी होगी तो वो जल्दी जल्दी आने चाहिए थे हम लोगों को हेल्प करने के लिए। पर जब तक हम नीचे गए थे तब तक कोई भी नहीं था। और ऊपर में मैं सोचती हूँ कि ये टूरिस्ट स्पॉट था, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक तो भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रखना चाहिए था, या फिर उनका जो लोकल रहता है ना कनेक्शन का, कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है तो तुरंत कनेक्ट करने के लिए कुछ नेटवर्क या फिर कुछ ऐसा रहना चाहिए था, पर वैसा नहीं था। नीचे जाने के बाद हम लोगों को, जब हम लोग घोड़े से ऊपर उतरे ना, तो उन लोगों ने हमको उतारने के लिए हेल्प की। वो जो मिलिट्री वाले, तभी मिलिट्री वाले आए थे और पुलिस वाले भी थे। फिर उन लोगों की गाड़ियों में बैठकर हम लोग पहलगाम के हॉस्पिटल में गए थे। ऐसा छोटा हॉस्पिटल था, एकदम खुला हुआ, ऐसा थोड़ा उसका जो पोर्च था वैसा खाली ऐसा ग्राउंड था। उन लोगों ने वहाँ पर सबको नीचे चादर डालकर बैठाने का पूरा ये किया था, अरेंज किया था। फिर हम लोगों को वहाँ पर बिठाया, पानी पिलाया। फिर मेरी बेटी तो बेहोश हो गई थी, फिर उसको वो अंदर लेके गया हॉस्पिटल में, उसको इंजेक्शन दिया और तुरंत उसको ग्लूकोज और ये दिया। फिर 20 मिनट के बाद उसको होश आ गया, कि फिर उसको तब तक का पता नहीं था कि क्या हुआ था करके। फिर बाद में वो हमको हॉस्पिटल लेके गए ना, दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पर इन लोगों को लाने वाले थे। फिर वहाँ पर तो वो सब वेरिफिकेशन चल रहा था, और उनको हॉस्पिटल में हमको बताया कि वो स्टेबल है, सबके सब स्टेबल है। ऐसा नहीं बताया था रात तक कि वो गए हैं करके। तब तक तो अपने महाराष्ट्र में या फिर अपने भारत भर में किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर टेररिस्ट का हमला हो गया, टेररिस्ट टूरिस्ट पर हमला हो गया। फिर यहाँ पर सब जो एकदम से गड़बड़ हो गया, और हम लोग गाड़ी में थे, एक एक को फ़ोन कर रहे थे। तभी हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े DCM और अपने CM, उनको पता चला। फिर सबसे पहले तो DCM ने मेरी बेटी से बात की कि क्या हुआ है, तो फिर उसने बताया कि यहाँ पर 3 फैमिलीज ये भी है कि आपके मुंबई की ठाणे की हैं। उसके जाने के पहले का एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। मेरे सासू माँ को हम लोग बता रहे थे कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे ही बोल रही थी कि मजाक में, सासू माँ हम लोग जा रहे हैं तो आप मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दीजिए, तो मैं आपके लिए भी शॉपिंग करके लाऊंगी और मेरे लिए कश्मीर का बहुत सारा कुछ लेके आऊँगी। और मेरी बहन बोल रही थी कि उनको बोल रही थी, जीजू मुझे 1 किलो का केसर लेके लाना। तो बोले, मेरी बहन को बोल रही थी, अरे तुझे 1 किलो केसर लाने से अच्छा है कि मैं तुझे लेके जाऊँ, क्योंकि केसर तो इतना महंगा है। तो जब हम लोग हमने तो वो बैग खोले ही नहीं वहाँ पर। हम जो ड्रेस में वहाँ पर वो जो घटना घटी थी, उसी ड्रेस में हम लोग तीनों थे। बस हमने वो जो कपड़े वहाँ पर थोड़े से चेंज किए, पर वो जो खून में जो थे वो वैसे ही थे कपड़े। और जब हम लोग बैग खोले ही नहीं, और यहाँ आने के बाद ये पहले पहुँच गए, यहाँ उनके बॉक्सेस जो थे वो पहले पहुँच गए। मैं एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड घर में हमेशा लेट आते थे और मैं उनकी राह देखती थी। मेरे 28 साल की जर्नी में मैंने उनकी राह देखी, वो घर कब आएंगे। उस वक्त सब मुझे ये बोले कि आज जीजू तुम्हारी राह देख रहे, क्योंकि हम लोगों को लेट हुआ फ्लाइट से।
आने के लिए, और उनके बॉक्सेस पहले आके घर में पड़े थे। जैसे ही हम आए, मेरी सासू माँ बोली तो शॉपिंग करने के लिए मुझे बोल रही थी, ये कैसा शॉपिंग करके आई। आज तक मुझे वो बात दिमाग में है कि मैं ऐसा ये बॉक्स वाला शॉपिंग नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती थी। पर हम 5 जन गए और 3 औरतें आ गए, और हमारी फैमिली नहीं रही, हम दोनों ही रहे। हम तीनों की फैमिली थी ना, अब हमारी फैमिली टूट गई, अब हम सिर्फ दोनों ही रह गए। यहाँ आने के बाद हमने बैग को खोला भी नहीं था, ऐसे ही बैग रख गए थे, क्योंकि 10 दिन तक हमारे घर में पूरे मिनिस्टर्स ये वो, मैं बोलती हूँ कम से कम 5,000 तक के लोग हम लोगों को आके मिल गए 10 दिनों में, 10-13 दिनों में। तो हम लोगों को बैग खोलने का ये नहीं था। जब मैंने हम दोनों का बैग का, तो हम देखे ही नहीं वो कपड़ों को। ये जो मैंने ड्रेस पहना है वो मैंने कश्मीर के लिए ही लिया था, और मैं ना इनको सरप्राइज़ देने वाली थी कि मैंने 1 पीस लिया है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पर वो दिखाने का चांस ही नहीं मिला मुझे। और दूसरी बात तो ये है कि जब 10 दिनों के बाद मैंने इनका बैग खोला ना, तब मैं समझ नहीं रही थी कि इस सारे कपड़ों का मैं क्या करूं। मैंने उनको ज़बरदस्ती 3-4 टी-शर्ट नए खरीदने के लिए बोले थे, और जो टी-शर्ट उन्होंने पहना था ना लास्ट, तो वो 2 साल पहले मैंने उनको पैसे जमा कर करके बर्थडे के लिए गिफ्ट किया था। उनको गोली लगी थी तो वो उसी कपड़े में थे लास्ट में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने उनको क्यों ज़बरदस्ती की, कि वो, क्योंकि वो उनको बहुत सुंदर दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था, वो बहुत गोरे, और तबीयत भी उनका बहुत अच्छा था, तो उनको वो अच्छा दिख रहा था। तो मैं बोलती थी कि मेरा वाला जो टी-शर्ट है आप नहीं पहन रहे अभी, तो वो बोले थे कि बीच में मैं मोटा हो गया था तो मुझे बैठता नहीं था, तो अभी उनको बहुत अच्छे से बैठ गया था वो। और जब हम लोगों ने वो बैग खोली ना, तो उनके एक एक कपड़े को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उनके कपड़े, तो बिलीव नहीं करूँगी, मैं उनका कपाट खोलती हूँ ना, तो वो जो पहने हुए कपड़े मैं अभी तक धोए नहीं, मैं वो कपड़ों से लिपट कर, जो उनका जो स्मेल है उसको लिपट कर मैं बहुत बार रोती रहती हूँ कि आप हो मेरे पास, आप हो मेरे पास। अब आप कैसे हैं आप लोग? कितने रातों से मैं सोई नहीं हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं कंटिन्यूसली 4 घंटे सोई हूँ। मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको दिन भर में भी कभी भी नींद आए ना तो आप ले लेना। बस ऐसा ही चल रहा है हमारा। सुबह जब मेरा शादी के 28 इयर्स का जर्नी, उनको टिफ़िन देना, इसको टिफ़िन देना, दोनों का ख्याल रखना, दोनों मेरा वो जो विश्व बोलते हैं ना, वो ये दोनों ही हैं। तो आज जब मैं उठती हूँ ना, उनको चाय देना, उनको पानी देना, उनको सब करना, सब पति को ये करना, वो करना, वो एकदम से रुक गया। उनकी आवाज़ नहीं है घर में। मैं कभी बोलती थी ना, मुझे ये गाना आप सुना के दिखाइए, वो गाना सुना के दिखाइए, मुझे वो सुनना है आपकी आवाज़ में। तो वो मेरे लिए ये गाना, वो गाना, और वो इतने दिलखुश आदमी थे कि किसी से भी मिले, किसी का भी एक्टिंग करके हमको हंसाएंगे। आज मैं सोचती हूँ, सुबह उठने के बाद हमारे घर में जो हंसी थी, जो खुशियाँ थी, जो हम किसी के बीच में नहीं थे, हम लोग अपना अपना एंजॉय करते थे, अपनी फैमिली, अपना सब। और उनका दोस्त परिवार भी बहुत बड़ा था, इनके ये नेचर की वजह से कि वो सबको हंसाएंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे, सबके साथ चाय पिएंगे, बैठेंगे, उनके वर्कर्स हो या उनके कोई सीनियर्स हो। तो ये सब एकदम से थम गया, एकदम से स्टॉप हो गया। हम लोगों के दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया कि हिंदू और मुस्लिम,
हम पूना वाले लोग एकदम कूल है, सबके साथ मिलजुल जाते हैं। और ये बचपन से इनके स्कूल में, ये भंडारकर स्कूल में पढ़े हैं, तो उधर उनका एक दोस्त था आरिफ नाम का, आरिफ सैयद। मैं अगर उनके फ़ोटोज़ दिखाऊंगी ना, तो उन्होंने 12th स्टैंडर्ड के बाद उन सब ने अपने अपने पैसे जमा करके पहली बार महाबलेश्वर का ट्रिप किया था। तो वो आरिफ जो है, ये हमारा घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो उसका जो बेस बना है ना, तो उसके पापा ने बनाया है। ये दोनों बचपन से दोस्त थे, यानी कि ये तीनों भाई और वो आरिफ, उनकी फैमिली, उनके पापा, इतना कि वो उनके साथ मस्जिद में भी जाते हैं, उनको नमाज पढ़ना भी आता था, उनको अजान, उन्होंने कुरान के जो उनके जो होते हैं ना, कुरान के आप क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं कि अध्याय, हाँ, वो उनको वो भी मालूम था। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था। और बचपन से जो जगह पर वो रहे, उनके पीछे ही मस्जिद है। तो आप बोलो, ये दिन भर में 3 बार तो आवाज़ स्पीकर से आता रहता है। तो हमारे यहाँ पर मुझे भी खुद को 5 बार वो जब हम लोग सुनते तो याद नहीं रहेगा कि बचपन से हम लोग सुन रहे हैं। हमको आता था, पर हमको चांस ही नहीं दिया ना। उन्होंने सिर्फ हिंदू है पूछा और गोली मार दी, हिंदू है पूछा, गोली मार दी। मेरे पति को सब आता था, क्योंकि उनका दोस्त ही बचपन से, आपको नहीं मालूम कि वो जब कैंसर से मरा ना, तो उनके भाइयों ने सब करने के लिए, मेरे पति उसके साथ खड़े थे। उनकी दोनों बेटियों के ब्याह में वेज का जो खाना था, वो मेरे पति ने अरेंज किया था, उन्होंने उसके पैसे दिए थे, वो उन्होंने खुद। और हम लोग उनके ईद में, मेरे पास इतना डब्बा भर के उनका शीरखुरमा आता था, वो मेरे घर में गणपति के वक्त, वो उनका जो आरिफ सैयद नाम का जो है, और एक बोलती हूँ मैं, और एक मुस्लिम फ्रेंड है उनका, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो भी सब गणपति विसर्जन के दिन हमारे घर सब खाना खाने आते थे। ऐसा नहीं था कि गणपति का खाना है वो नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना मिलजुल कर रहते थे। पर हम लोग वो टेरेस को पता नहीं कैसे जाए, उनको नहीं मालूम है कि यहाँ पर हम लोग कैसे जिए। यादें तो बहुत सारी है मेरी, बहुत सारी यादें कि ये ट्रिप के बाद हम लोगों को गुजरात घूमना था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनको देखना था, और दूसरी बात तो मेरी बेटी की शादी करनी थी। तो वो बोल रहे थे कि शादी में ये करना है, वो करना है। और सबसे पहले तो उनको बेटी की शादी और उसका जॉब, ये दोनों तो उनकी आखिरी ख्वाहिशें थी। पहले तो शादी थी और फिर हम लोगों को गुजरात घूमना था। और उनको ना ट्रैकिंग का बहुत शौक़ था, तो वो बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करूँगा। सारे जो हमारे शिवाजी महाराज जी के जो गढ़ किले हैं, जो किले जो यहाँ पर है महाराष्ट्र में, तो वो मुझको सब देखने। उन्होंने 6-7 तो देख लिए थे पहले, पर उनको घूमने का बहुत शौक़ था। तो वो बोल रहे थे कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी घूमने में करूँगा और पढ़ने में, जो अच्छा वो जो पढ़ना है, और जो ऐसी जो नेचर्स की जगह है ब्यूटी, वो उनको देखने का बहुत शौक़ था। तो वो पूरा करना चाहते थे वो।